हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है मीटर सेतु। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में व्हीट स्टोन सेतु के बारे में अध्ययन किया था और हमने यह भी बताया था कि व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कौन कौन से उपकरण कार्य करते हैं। तो उनमें सबसे पहला नाम हमारे पास क्या था? मीटर सेतु। और दूसरा नाम पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ओके। और थर्ड उपकरण हमारे पास था कैरी फास्टर सेतु। तो जो हमारा आज का वीडियो है वो मीटर सेतु से संबंधित है और इस वीडियो में हम मीटर सेतु के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन साथ में हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स और कैरी फास्टर सेतु के बारे में थोड़ा सा प्रारंभिक अध्ययन कर लेते हैं। तो प्रश्न उठता है कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स को पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्यों कहते हैं? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो इस उपकरण का जो आकार है एक बॉक्स के जैसा होता है, ओके, जिसमें कई प्लग लगे रहते हैं और इन प्लगों के द्वारा हम प्रतिरोध PQR का निर्धारण करते हैं। ओके। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि इसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स ही क्यों कहते हैं? तो एक्चुअली क्या है कि इस उपकरण का जो निर्माण है वो इलेक्ट्रिक केबल्स व टेलीग्राफ वायर के प्रतिरोध के निर्धारण के लिए किया गया था और साथ में ही इस उपकरण का जो उपयोग है वो पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस के अंदर जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है, कौन सी लाइन? ट्रांसमिशन लाइंस होती है, उनके प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किया जाता था। इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ओके। अब बात करते हैं कैरी फास्टर सेतु की। तो एक्चुअली क्या है, जब हम मीटर सेतु के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि मीटर सेतु में कुछ कमियां पाई जाती है। ओके। उन कमियों को दूर करने के लिए जो संशोधित परिपथ का निर्माण किया गया था उसको हम क्या बोलते हैं? कैरी फास्टर सेतु। तो इस वीडियो में हमको मीटर सेतु के बारे में डिटेल स्टडी करनी है, तो हम मीटर सेतु से ही वापस स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। तो मीटर सेतु की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है? एक्चुअली ये 1 मीटर लंबा एक लकड़ी का बोर्ड होता है, लगभग 1 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा लंबा लकड़ी का बोर्ड होता है और इस लकड़ी के बोर्ड पर 2 L आकार की तांबे की पत्तियां लगी रहती है। जिस प्रकार चित्र में हमने दर्शाया है वैसे 2 L आकार की तांबे की पत्तियां लगी रहती है और इन दोनों L आकार की तांबे की पत्तियों के मध्य एक सीधी तांबे की पत्ती भी लगी रहती है और तीनों पत्तियां इस प्रकार लगी रहती है कि हमको यहां पर 2 गैप मिल जाए। एक गैप हमको यहां मिल रहा है, देखिए, और एक गैप हमको यहां पर मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है हमारे पास? अच्छा, तांबे की पत्तियों का उपयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तांबे का प्रतिरोध कम होता है। अच्छा, इसके बाद क्या है हमारे पास कि जो 2 L आकार की तांबे की पत्तियां हैं उनके बीच में एक प्रतिरोध तार लगा रहता है और इस प्रतिरोध तार की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर। ये जो प्रतिरोध तार लगा है इसकी लंबाई हमारे पास 1 मीटर है और यही कारण है कि ये जो मीटर सेतु है उसको हम मीटर सेतु कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लगने वाले प्रतिरोध तार की लंबाई 1 मीटर है। कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि मीटर सेतु को मीटर सेतु क्यों कहते हैं? तो आंसर हमारे पास क्या होगा कि मीटर सेतु में लगने वाले
प्रतिरोध तार की लंबाई 1 मीटर होती है, इसलिए इसको हम मीटर सेतु भी कहते हैं। अच्छा, ये जो मीटर सेतु का जो तार है वो किस प्रकार के पदार्थ का बना होता है? तो ये जो तार है वो मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। क्या होता है? मिश्र धातु। ओके, मिश्र धातु जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जैसे मैग्नीन है अपने पास, मैग्नीन ले लीजिए, यूरेका है, नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंटन है। इस प्रकार के मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। तो मिश्र धातु का उपयोग क्यों करते हैं? इससे रिलेटेड भी बोर्ड में प्रश्न आता है कि मीटर सेतु का जो तार है उसको हम मिश्र धातु जैसे मैग्नीन, नाइक्रोम या यूरेका का क्यों लेते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें दो प्रॉपर्टी होती है। पहला तो इनकी जो प्रतिरोधकता है वो अधिक होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? प्रतिरोधकता अधिक होती है। प्रतिरोधकता अधिक होने से क्या होगा हमारे पास कि लंबाई हमने 1 मीटर ही ली है, ठीक है, तो लंबाई 1 मीटर होने के बाद भी यहां पर हमको अधिक प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास प्रतिरोधकता ताप गुणांक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान अल्प होता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान अल्प क्यों होना चाहिए। तो एक्चुअली जब हम मीटर सेतु से संबंधित प्रयोग करेंगे तो हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, और जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस प्रतिरोध तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण तार गर्म हो जाएगा। और हम ये जानते हैं कि पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो ताप बढ़ने से बढ़ती है। तो उस वाली स्थिति में क्या होगा, हमारे पास प्रयोग के दौरान इस तार का जो प्रतिरोध है वो नियत नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे पदार्थ का चयन करेंगे जिनका प्रतिरोधकता ताप गुणांक बहुत ही अल्प हो, जैसे कि ये मिश्र धातु का हमने उपयोग किया है। इससे क्या होगा कि जब विद्युत धारा हम प्रवाहित भी करेंगे तो तार के गर्म होने के कारण जो प्रतिरोधकता में परिवर्तन हो रहा है वो काफी अल्प होगा, काफी अल्प होगा। और काफी अल्प होने के कारण जो प्रयोग के दौरान तार के प्रतिरोध में परिवर्तन काफी कम होगा, उसको हम नगण्य मानकर चल लेंगे। तो इसलिए जो मीटर सेतु का जो तार है उसमें ये दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इसीलिए हम मैग्नीन, यूरेका या नाइक्रोम तार का उपयोग करते हैं। क्लियर है हमारे पास? ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या चाहिए, पाठ्यांक भी लेना है। मीटर सेतु का प्रयोग करेंगे तो पाठ्यांक भी लेने। तो पाठ्यांक लेने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर एक 1 मीटर लंबा स्केल लगा देते हैं। तो इसका जो मीटर सेतु है उसकी तार के समांतर, ये तार है हमारे पास, इस तार के समांतर 1 मीटर लंबा मीटर स्केल लगा रहता है। अच्छा, साथ में हमको तारों को भी संयोजित करना है। तो तारों को संयोजित करने के लिए इसमें बहुत से संयोजक पेच लगे रहते हैं। जैसे एक तो यहाँ लगा हुआ है और बीच वाली पत्ती पर लगभग 3 होते हैं। क्लियर है हमारे पास? तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये मीटर सेतु की मोटी मोटी कंस्ट्रक्शन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, मीटर सेतु के परिपथ रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। जब हम प्रयोग करना चाहेंगे तो मीटर सेतु के साथ अन्य जो एलिमेंट्स है जैसे बैटरी, गैल्वेनोमीटर, प्रतिरोध बॉक्स और जो अज्ञात प्रतिरोध है वो किस प्रकार जोड़ेंगे उसका हम अध्ययन करना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि ये गलत लिख दिया आपके पास, मीटर सेतु, यहाँ क्या होना चाहिए था, मीटर सेतु के परिपथ रचना का अध्ययन करना चाहते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि मीटर सेतु है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमको क्या करना है कि सर्वप्रथम व्हीटस्टोन सेतु का एक चित्र बना लेना है। ये हमने चित्र बना लिया और सबको हमने अलग अलग नाम दे दिए, A, B, C, D, इस तरह से। ओके, इसके बाद हमको मीटर सेतु लेना है। ये मैंने एक मीटर सेतु ले लिया है।
अच्छा, अब मैं यदि देखता हूं किसको, व्हीटस्टोन सेतु को, तो मुझे कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो मुझे जरूरत पड़ेगी ज्ञात प्रतिरोध की। किसकी? ज्ञात प्रतिरोध आर की। तो ज्ञात प्रतिरोध आर के लिए मैं क्या करूंगा, एक प्रतिरोध बॉक्स ले लूंगा। प्रतिरोध बॉक्स एक ऐसा उपकरण होता है जिससे हम भिन्न भिन्न मान के प्रतिरोध निकाल सकते हैं। जैसे ये भिन्न भिन्न कुंजियां लगी हुई है यहाँ पर, ये 1 ओम वाले, इस कुंजी को हम बाहर निकालेंगे तो परिपथ में 1 ओम आ जाएगा। दो इसको लगाकर 2 ओम वाली निकालेंगे तो परिपथ में 2 ओम आ जाएगा। दोनों को निकालेंगे तो 3 ओम आ जाएगा। इसी प्रकार भिन्न भिन्न मान के प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स। ओके, अच्छा, अब मुझे किसकी जरूरत है, एक अज्ञात प्रतिरोध की जरूरत है जिसका मान मैं ज्ञात करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं एक अज्ञात प्रतिरोध ले लेता हूं। तो अज्ञात प्रतिरोध के लिए हम कोई भी एक, जैसे नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटिन का कोई भी एक निश्चित लंबाई का तार काट लें और यहां पर हम जोड़ दें। यहां पर मैंने एक कॉइल का उपयोग किया। ये एक्चुअली बॉक्स है और इसके अंदर कोई कॉइल लगी हुई है ना। कॉइल मतलब एक कुंडली लगी हुई है जो नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटिन किसी की भी हो सकती है। यहां पर मैं इसलिए उपयोग कर रहा हूं जिससे क्या है कि यहां पर तारों को संयोजित करने में आसानी रहेगी। ओके, अच्छा, इसके बाद मुझे किस चीज की आवश्यकता है, मुझे आवश्यकता है बैटरी की। जैसे यहां पर देखो एक बैटरी जुड़ी हुई है, तो मुझे एक आवश्यकता है बैटरी की, और साथ में एक कुंजी भी है, तो मुझे एक कुंजी की आवश्यकता भी रहेगी। अब बचा है मेरे पास गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, तो एक मैंने गैल्वेनोमीटर भी ले लिया और गैल्वेनोमीटर के साथ एक कुंजी भी है। उसके लिए हमने एक जोखी कुंजी ले ली। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये P और Q का क्या करें। सारे सर्किट के अंदर सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, ये प्रतिरोध P और प्रतिरोध Q कहाँ है। तो एक्चुअली ये जो मीटर ब्रिज का जो लंबा तार है वही प्रतिरोध तार P का काम भी करेगा और Q का काम भी करेगा। जब हम जोखी को यहां पर टच करेंगे तो ये जो तार है वो 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है वो हो जाएगा P और बचा हुआ भाग हमारे पास क्या हो जाएगा, Q। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि जो व्हीटस्टोन सेतु में जितने भी एलिमेंट्स है वो सब हमने यहाँ पर रख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। तो सर्वप्रथम एक बार वापस इसकी तुलना, मीटर ब्रिज की तुलना व्हीटस्टोन सेतु से करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, देखो ये हमने क्या बोला कि ये P है और ये Q है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस P और Q है उसके जो अंतिम सिरे हैं वो बिंदु A है और बिंदु C है। तो ये वाला जो टर्मिनल था उसको हम टर्मिनल A नाम दे देते हैं। इसकी तुलना करते चलते हैं, बस इसकी तुलना करते हुए हमको सर्किट जोड़ना है। तो यहां पर ये A है तो मैंने इसको A नाम दे दिया, और ये Q का जो दूसरा सिरा है वो C है तो मैंने यहां पर इसको C नाम दे दिया। और A और C के बीच में P और Q जुड़े हुए हैं और P और Q आपस में बिंदु D पर जुड़े हुए हैं। तो यहां पर यदि मैं इस बिंदु को, जोखी वाले बिंदु को D मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, बिंदु D मान लेता हूं। क्लियर है हमारे पास। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो बिंदु A है, ओके, बिंदु A से क्या जुड़ा हुआ है, एक ज्ञात प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, और ज्ञात प्रतिरोध के लिए हमने प्रतिरोध बॉक्स लिया है। तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु A को इस रेजिस्टेंस बॉक्स के एक सिरे से जोड़ देते हैं। यहां पर मैंने क्या किया है कि ये देखो यहाँ पर तांबे की पत्ती है ना, ये पूरा सिरा A ही है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक A ही है। तो मैंने इस टर्मिनल की सहायता से प्रतिरोध बॉक्स के एक टर्मिनल को जोड़ दिया तार की सहायता से। अब मैं क्या देख रहा हूं कि जो प्रतिरोध बॉक्स है उसका जो दूसरा सिरा है वो किससे जुड़ रहा है, बिंदु B से जुड़ रहा है। तो यहां पर ये टर्मिनल है तो इसको हम क्या करते हैं, बिंदु B से, अच्छा, इसको हम नाम दे देते हैं बिंदु B। ये जो बीच वाली पट्टी है वो क्या कहलाएगी हमारे पास, ये टर्मिनल्स है वो टर्मिनल्स B कहलाएंगे। क्लियर है हमारे पास। तो ये तो हमारे पास बात होगी ज्ञात प्रतिरोध की। अब हमारे पास S क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है। अज्ञात प्रतिरोध का एक सिरा किससे जुड़ा है, बिंदु B से, और दूसरा सिरा जुड़ा है बिंदु C से। तो ये मेरे पास अज्ञात प्रतिरोध है। इस अज्ञात प्रतिरोध का एक सिरा मैं जोड़ देता हूं बिंदु B से, ये टर्मिनल B है तो इससे मैं इसको जोड़ देता हूं।
और उसका दूसरा सिरा मैं जोड़ देता हूं। ये देखो टर्मिनल सी है, यहां से लेकर यहां तक पूरा टर्मिनल सी ही है, तो इसको हम क्या करते हैं, दूसरे सिरे को टर्मिनल सी से जोड़ देते हैं। तो ये तो हमने क्या किया, प्रतिरोध पी क्यू आर एस को आपस में जोड़ दिया। अब हमको क्या करना है कि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को जोड़ना है। तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहां पर कि जो बैटरी का जो धनात्मक सिरा है वो बिंदु ए से जुड़ा है और ऋणात्मक सिरा एक कुंजी से होता हुआ बिंदु सी से जुड़ा है। तो ये बैटरी है मेरे पास, इस बैटरी का जो धनात्मक सिरा है वो मैं क्या करूंगा, बिंदु ए से जोड़ दूंगा। तो ये देखिए मैंने क्या किया है, इसके धनात्मक, ये लाल वाला सिरा है वो धनात्मक होता है, तो धनात्मक सिरे को मैंने बिंदु ए से जोड़ दिया है और इसका जो ऋणात्मक सिरा है वो एक कुंजी से जोड़ दिया, कुंजी के एक टर्मिनल से जोड़ दिया और कुंजी का दूसरा टर्मिनल मैंने मीटर ब्रिज के बिंदु या टर्मिनल सी से जोड़ दिया है। तो ये हमारा काम हो गया मोटा। अब बचा है केवल गैल्वेनोमीटर। तो हम क्या देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर का जो एक सिरा है वो किससे जुड़ रहा है, बिंदु बी से। तो यहां पर ये बिंदु बी है मेरे पास, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस बिंदु बी, जो टर्मिनल बी है उसको गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल से जोड़ दूंगा और उस गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल में जोड़ दूंगा जो कि की से। ओके, तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि मीटर सेतु के परिपथ की रचना हो गई है, जो कि किस पर बेस्ड है, व्हीटस्टोन सेतु पर बेस्ड है। हमको क्या करना है कि व्हीटस्टोन सेतु को देखते चलना है और उसके आधार पर ही मीटर सेतु के परिपथ की रचना करनी है। अब हम देखेंगे कि प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे। तो यहां पर जो हमने उपकरण, जो परिपथ रचना करी है वो थोड़ी टिपिकल सी लग रही, तो हम यहां पर जो नया एक सर्किट बना लेते हैं जिसमें हम प्रतिरोध बॉक्स, बैटरी, कुंजी, इनको केवल संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो इस परिपथ को हम एक थोड़ा सा ढंग से इस प्रकार वापस बना लेते हैं। यहां पर ये प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा हुआ है, ये बिंदु बी है, ए बी, ये बिंदु सी, ओके, और ये डी हो गया हमारे पास, ये अज्ञात प्रतिरोध एस हो गया और रेजिस्टेंस बॉक्स ज्ञात प्रतिरोध आर हो गया। क्लियर है। तो प्रयोग स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे कि कुंजी जो के है उसको हम दबा देंगे, मतलब इसको हम ऑन कर देंगे। जैसे ही हम ऑन करेंगे, ओके, तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी और ये बिंदु बी पर ये दो भागों में विभाजित हो जाएगी। यहां से ये प्रतिरोध बॉक्स में भी जाएगी, यहां से क्लियर होती हुई फिर ये यहां पर दो भागों में विभाजित हो जाएगी और इस तरह से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो प्रयोग के लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम प्रतिरोध बॉक्स से ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो प्रतिरोध बॉक्स से ज्ञात प्रतिरोध आर निकालते हैं। ठीक है, आर निकालते हैं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, कितना भी हो सकता है। अच्छा, हमको ये जो प्रतिरोध आर निकाल रहे हैं तो ध्यान में ये रखना है कि प्रतिरोध आर का मान इतना निकालना है कि जो शून्य विक्षेप आए वो इस तार के मध्य बिंदु पर कहीं पर आए। मध्य बिंदु पर आएगा, उस वाली स्थिति में क्या होगा हमारे पास कि प्रतिरोध P, Q, R और S क्या होंगे, समान कोटि में होंगे। और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं व्हीटस्टोन सेतु में कि यदि प्रतिरोध P, Q, R और S समान कोटि के हो, उस वाले स्थिति में सेतु की सुग्राह्यता सर्वाधिक होती है। ओके, तो हमको ये ध्यान रखना है कि R का मान इतना निकालना है कि जो रीडिंग आए वो तार के बीच में कहीं पर आए। क्लियर है हमारे पास। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया, इसमें से एक कुछ भी निकाल लिया, जैसे 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, कुछ भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो जोकी की है उसको सर्वप्रथम बिंदु ए पर टच करेंगे। जब हम बिंदु ए पर टच करेंगे तो मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप दाईं ओर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस जोकी को बिंदु सी पर टच कराएंगे। तो क्या होना चाहिए, सी पर टच कराने पर धारामापी में जो विक्षेप है वो बाईं ओर आना चाहिए, मतलब विपरीत डायरेक्शन में आना चाहिए। यदि विपरीत डायरेक्शन में आ रहा है तब हम प्रयोग करने के लिए तैयार हैं, और बाई चांस ये विपरीत डायरेक्शन में नहीं आ रहा है
तो सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है। तो हमको क्या करना है कि सारे प्लग्स को एक बार टाइट करके देख लेना है। ओके, और साथ में हमको थोड़ा सा प्रयोग करने से पहले जो मीटर ब्रिज की जो पत्तियां हैं, इसके जो टर्मिनल है, जो बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं और ये जो संयोजक जो तार हमने यूज किए हैं, उनको रेज मार से थोड़ा सा रगड़ कर साफ कर लेना चाहिए। अन्यथा क्या होता है, काफी समय तक पड़े होने के बाद कारण या फिर जो सेल है उसको हम उपयोग में ले रहे हैं तो उसके टर्मिनल पर कुछ केमिकल्स रिएक्शन के कारण कुछ कार्बन पदार्थ जम जाता है, उसके कारण वो रेजिस्टेंस भी सर्किट में आ जाता है। इसके कारण जो रीडिंग है वो एक तरफ ही आती है। ठीक है, और यदि बिंदु ए और बिंदु सी पर जॉकी को टच करने पर रीडिंग ए की तरफ आ रही है तो हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि ए और सी पर टच करने पर धारामापी में विक्षेप अपोजिट आना चाहिए। तो अब हम मान लेते हैं कि धारामापी में जो विक्षेप है वो ए और सी पर टच करने पर अपोजिट आ रहा है। तब हम क्या करेंगे कि इस जॉकी को उठाकर तार पर टच करते हुए चलेंगे और वह बिंदु ज्ञात करेंगे जहां पर धारामापी में विक्षेप कितना आ जाए, 0 आ जाए। मान लेते हैं ये बिंदु कौन सा है, डी बिंदु है। ठीक है, तो जैसे हम बिंदु डी पर टच करेंगे तो धारामापी में विक्षेप 0 आ जाएगा। तो ये कौन सी अवस्था कहलाएगी, सेतु संतुलन की अवस्था कहलाएगी। कौन सी, सेतु संतुलन की अवस्था कहलाएगी। और ये जो लंबाई हमारे पास आ रही है बिंदु ए से बिंदु डी तक की, इसको मान लेते हैं एल, और ये क्या कहलाएगी मेरे पास, संतुलन लंबाई। अच्छा, ए से लेकर डी तक की लंबाई एल है, तो डी से लेकर सी तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल। क्यों, क्योंकि जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि जो मीटर ब्रिज के तार की लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। तो यदि हमारे पास ए से लेकर बिंदु डी तक की लंबाई एल है तो बची हुई लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, पुनः जो देखो हमने क्या पढ़ा था प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, आर बराबर रो एल बटावा ए। रो क्या है हमारे पास, प्रतिरोधकता। क्या है, प्रतिरोधकता। और ये प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, पदार्थ के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। और पदार्थ तो फिक्स लिया है, लेकिन साथ में ताप पर भी निर्भर करती है। यदि ताप का मान नियत हो तो ये प्रतिरोधकता हमारे पास नियत ही बनी रहेगी। और दूसरा, हमने ये जो तार लिया है उसका अनुप्रस्थ काट हमने एक समान लिया है। क्या लिया है, एक समान लिया है। तो उस वाली स्थिति में देखें हम तो जो प्रतिरोध का मान है वो केवल लंबाई पर निर्भर कर रहा है। तो इस वाली स्थिति में हम प्रतिरोध को वापस लिख देते हैं, आर बराबर कुछ भी लिख लेते हैं अपन, आर एम लिख देते हैं, एल लिख देते हैं। आर एम क्या मेरे पास, ये पूरा रो बटावा ए है। कितना है, रो बटावा ए। तो प्रतिरोध पी कितना हो जाएगा मेरे पास, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जब हम जॉकी को यहाँ टच करेंगे तो उस वाली स्थिति में तार दो भागों में विभाजित हो जाएगा। आधा भाग क्या कहलाएगा हमारे पास, ये वाला जो भाग है वो पी कहलाएगा, पी प्रतिरोध कहलाएगा, और जो बचा हुआ शेष भाग है वो प्रतिरोध क्यू कहलाएगा। तो प्रतिरोध पी क्या हो जाएगा, प्रतिरोध पी बराबर कितना हो जाएगा, तार एसी का प्रतिरोध, तार एसी का प्रतिरोध, सॉरी एसी नहीं एडी का प्रतिरोध, तार एडी यहां से लेकर यहां तक केवल है ना, यहां से लेकर यहां तक जितना प्रतिरोध है वो पी है। तो इसका मान कितना हो जाएगा मेरे पास, आर एम इंटू एल। ये लंबाई कितनी मानी हमने, एल मानी है, तो पी का मान कितना हो जाएगा, आर एम इंटू एल। इसी तरह से प्रतिरोध क्यू कितना हो जाएगा, डीसी का प्रतिरोध, जो तार की जो लंबाई डीसी है उसका प्रतिरोध, और इसका मान कितना हो जाएगा, आर एम। अच्छा, ये लंबाई कितनी है, 100 माइनस 100 माइनस, तो प्रतिरोध P कितना आ गया मेरे पास, आर एम एल, और प्रतिरोध Q कितना है, आर एम 100 माइनस एल। अच्छा, अब हमारे पास हम क्या जानते हैं, व्हीट स्टोन सेतु की शर्त क्या है, व्हीट स्टोन सेतु
के संतुलन की शर्त, वो हमने क्या पढ़ी है, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। अच्छा, P का मान कितना निकला था, RM इंटू L, और Q का मान कितना है, RM सो माइनस L बराबर R बटावा S। RM से RM कट जाएगा। S हमारे पास क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है जिसका मान हमको ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर वज्र गुणा कर देते हैं। तो S बराबर कितना जाएगा, R, इसको हम वज्र गुणा करके इधर ले जाते हैं, 100 माइनस L, और ये वाला L हमारे पास नीचे आ जाए। तो ये हमारे पास मीटर सेतु के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त हो गया है। तो S बराबर कितना है, S बराबर R सो माइनस L बटावा N। यहां पर R क्या है मेरे पास, प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया ज्ञात प्रतिरोध, प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया ज्ञात प्रतिरोध। ओके, और L मेरे पास क्या है, संतुलन लंबाई। जब धारा मापी में विक्षेप कितना है, 0, मतलब धारा मापी में विक्षेप 0 आ जाए, वो संतुलन लंबाई है। ओके, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, R और L का मान ज्ञात करके अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है हमारे पास। अच्छा, मीटर सेतु का जो प्रयोग हम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी। जैसे कि हमने ये मीटर सेतु के बारे में चर्चा करी है, तो इसको हम वापस देख रहे हैं कि क्या क्या सावधानी हमको बरतनी चाहिए। तो सबसे पहली सावधानी तो हमारे पास यही है कि जो मीटर सेतु है उसमें लंबे समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी है। पहली क्या है, लंबे समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, बता चुका हूं मैं आपको कि लंबे समय तक धारा प्रवाहित करेंगे तो तार गर्म हो जाएगा, और तार ज्यादा गर्म हो गया तो इसकी प्रतिरोधकता चेंज हो जाएगी, तो तार का प्रतिरोध परिवर्तित हो जाएगा। तो प्रयोग के दौरान इस तार का जो प्रतिरोध है वो नियत नहीं रह पाएगा, वो हमें पाठ्यांगों को प्रभावित करेगा। दूसरा, हमारे पास ये जो जॉकी है उसको हमको घिसकर नहीं चलना है। ये तार है ना हमारे पास, इस पर घिसकर नहीं चलना है, इसको उठा उठाकर ऐसे टच करके चलना है, घिसकर नहीं चलना है। घिसके चलेंगे तो क्या होगा कि ये जो तार है वो थोड़ा छिल सकता है, और तार अपने पास छिलेगा तो फिर ये अनुप्रस्थ काट, जो दूसरा बिंदु है हमारे पास, अनुप्रस्थ तार की जो अनुप्रस्थ काट है वो एक समान नहीं रहेगी। हमने क्या माना है कि R बराबर रो L बटावा A, इसमें A को हमने एक समान माना है। यदि हम इस जॉकी को घिस कर चलेंगे, रगड़ कर चलेंगे, तो तार के घिसने से इसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है वो परिवर्तित हो सकता है, और अलग अलग बिंदु पर अलग अलग हो सकता है। तो उस वाली स्थिति में प्रतिरोध एक समान नहीं रह पाएगा। तो इसलिए हमको ध्यान में रखना है कि जो जॉकी है उसको रगड़ कर नहीं चलना है, बल्कि इस तरह से उठा उठा कर टच करके रखना है। तीसरी चीज क्या है, देखो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो तार है वो बिंदु A और बिंदु C पर टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, साथ में यहाँ पर वेल्डिंग में टाँके भी लगे हुए हैं। ओके, और दूसरी चीज हमने क्या माना था कि ये जो तांबे की पत्तियां हैं इनका प्रतिरोध काफी नगण्य माना था, लेकिन वास्तव में तो इनका कुछ प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध होने के कारण क्या है कि यहाँ पर हमारे पास पाठ्यांक प्रभावित होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि जो पाठ्यांक ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, पहले प्रतिरोध बॉक्स यहाँ लगाया है और अज्ञात प्रतिरोध यहाँ पर लगाया है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि संतुलन लंबाई L ज्ञात कर लेंगे,
उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को परस्पर परिवर्तित कर देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को परस्पर परिवर्तित कर देते हैं और परस्पर परिवर्तित करके पुनः हम क्या करते हैं, रीडिंग निकालते हैं और रीडिंग निकाल कर मान लेते हैं रीडिंग कितनी आ रही है, L डैश आ रही है। कितनी आ रही है, L डैश। बाद में हम क्या करते हैं, इन दोनों लंबाइयों का माध्य निकाल लेते हैं। ये माध्य निकालने से क्या होता है, हमारे पास जो त्रुटि होती है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है, हमारे पास कम हो जाती है। ठीक है, फिर भी हमारे पास क्या है कि जैसे यहाँ पर जो प्रतिरोध है, हमको क्या चाहिए, हम रीडिंग कहाँ से ले रहे हैं, इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु की ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो टाँके और ये लगे हुए हैं इनका कुछ प्रतिरोध तो हमारे पास है ही है। इस प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, अंत्य प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, अंत्य प्रतिरोध कहते हैं। ओके, और इस अंत्य प्रतिरोध को हम कैसे कम करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मीटर ब्रिज के अंदर प्रयोग करते समय कुछ कमियां रह जाती है, उसके लिए कैरी फॉस्टर सेतु परिपथ की रचना की गई थी। तो इस अंत्य प्रतिरोध को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कैरी फॉस्टर सेतु का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा है कि मीटर सेतु का उपयोग करके हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमको प्रतिरोध बॉक्स से एक रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा और जॉकी को मीटर ब्रिज के तार पर टच करके संतुलन लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी, जबकि धारमापी में विक्षेप 0 प्राप्त हो। ठीक है, क्लियर है, थैंक यू।